आम पट पर हम लोगों के साथ उपस्थित हम लोगों के सतत मार्गदर्शक संरक्षक प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी तथा समस्त तत्त प्रदेशों से उपस्थित अभ्यर्थीगण, इस कार्यक्रम की अगली रूपरेखा के रूप में स्वागत वाचिक के लिए मैं महाविद्यालय के नाना गुण संपन्न, इनके लिए विशेषणों की भी अल्पता हमारे पास हो जाती है सतत बोले तो, हमारे अग्रज डॉक्टर शशिभूषण मिश्र जी को मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि समस्त आमुख पटल पर उपस्थित भौतिक रूप से उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत अलंकृत करें। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां रमारञ्जनपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सीताराम दास ओंकारनाथ देव जी के प्रेरणा से बना श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य, नाना शास्त्र ज्ञाता, हमारा महाविद्यालय परिवार के सतत रक्षक, सदा वात्सल्य स्नेहयुक्त, आज परम आदरणीय आचार्य सोमेश कुमार मिश्रा जी, यहाँ आभासी पटल पर विद्यमान हम सबके प्रिय अग्रज प्रवर बौद्धादि दर्शन शास्त्र में जिसका पांडित्य का कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं, और सदा हास्यमुख, सदा सदैव साहाय्य करने के लिए तत्पर त्रिपुरा स्थित एकलव्य परिसर में बौद्ध दर्शन के विभागीय मुख्य आचार्य अग्रज प्रवर अवधेश कुमार चौबे महोदय, जिस कान्हू के लिए डोल यात्रा अर्थात जिसको लेकर, जिसके मार्गदर्शन में, जिसके प्रत्यक्ष तत्वावधान में आज इस प्रकार का एक सफल कार्यक्रम का रूपायन व आरंभ हो रहा है, यही पीएचडी कार्यक्रम के यशस्वी संयोजक, वेदांत आदि शास्त्र में जिसका गंभीर प्रवेश है और हमारा महाविद्यालय परिवार का जिसको हम लोग हाईटेक प्रोफेसर के रूप में जानते हैं, और सबसे उनका एक गुण यही है कि साइलेंटली वो अपना काम को, जो दायित्व दिया जाता है, उसको बखूबी निभाते हैं। और ये पूरा पीएचडी कार्यक्रम का जो सफल संयोजक, परम कल्याणीय स्नेहधन्य डॉक्टर राजेश्वर द्विवेदी महोदय, इस महाविद्यालय का एक प्रखर स्तंभ, एक प्रखर वक्ता, कालिदास आदि उत्तर विभूतियों का, कालिदास आदि विभूतियों का जो उत्तर दायाद हैं, नाना शास्त्र प्रणेता हैं, महर्षि बादरायण पुरस्कार से सम्मानित हैं, महाविद्यालय परिवार का अन्यतम वरिष्ठ सदस्य हैं, आचार्य बुद्धेश्वर षडंगी महोदय हैं, जिसको छोड़ के इस प्रकार का आयोजन करना अल्प समय में, बहुत कम समय में असंभव है, जिनको हम महाविद्यालय परिवार में द्वितीय पाणिनि के रूप में जानते हैं, केवल व्याकरण शास्त्र नहीं अपितु न्याय साहित्य आदि शास्त्र में जिनका प्रखर विद्वत्ता का प्रमाण, जिसको बोलते हैं इनका जो विद्वत्ता का लोहा को जगत मानता है,
और सदा हास्यमुख हैं। किसी भी काम में हम लोग अगर जब भी बोलते हैं कि सुधाकर जी ये काम करना है, कभी ना का प्रश्न नहीं है। वो है महाविद्यालय परिवार का अन्यतम एक सशक्त स्तंभ डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी, मेरे अनुज। हम सब जानते हैं धर्मेण हीनाः पशु भी समाना। धर्म को छोड़ के कुछ भी ये जगत में संभव नहीं है। इसीलिए धर्म ध्वजा रक्षक, धर्म के संवाहक इस महाविद्यालय में धर्म शास्त्र का विभागीय मुख्य, महाविद्यालय परिवार का अन्यतम सशक्त स्तंभ, सदा सबके लिए स्नेह संवाद करने वाला आचार्य डॉक्टर स्वदेश रंजन घोषाल महोदय, मेरे अग्रज। भारतीय दर्शन के मूर्त स्वरूप को प्रदान करने वाली, सदैव साहस्य वदन में भाई लोगों को आशीर्वाद देने वाली हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ दर्शन विभागीय अध्यापिका आदरणीय गौरी दी, जिनके लिए मेरे पास अभी विशेषणहीन है, और इस महाविद्यालय परिवार के संगणक विभाग का जो सफल अध्यापिका है, सदैव कर्म तत्परा। कभी भी इनके पास दिन और रात समान हो जाता है। कभी भी हम बोले कि छोड़ दी ये काम करना है, ना जी सर। प्रिंसिपल सर बोले कि जयश्री काम करना है, ना जी सर। कोई भी बोले, सड़ंगी जी बोले जयश्री करना है, ना जी सर। जी सर के अलावा जिसके पास ना सर शब्द नहीं मिलता है, इस महाविद्यालय परिवार का अन्यतम सशक्त स्तंभ स्वरूप है। और हमारा स्नेहधन्य बहन है कल्याणिया जयश्री। यहाँ इस महाविद्यालय परिवार में जिनको हम कबींद्र रविंद्र का उत्तरदायद, यथार्थ उत्तरदायद मानते हैं, जिसके पास रविंद्र का हे कबींद्र कालिदास कल्पकुंज बने, जो रविंद्रनाथ लिखे थे कभी कालिदास के लिए, वो वाणी जिसके लिए सतत बैठता है, जो बंकिम चंद्र का यथार्थ अनुसरण करने वाले हैं, वो इस महाविद्यालय परिवार का अन्यतम स्तंभ, बंग साहित्य विभाग का विभागीय मुख्य, परम वंदनीय आदरणीय कौशिक मालाकार जी। यहाँ आभासी पटल में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड पे विद्यमान मेरे छात्र बंधु, आज आप लोगों के लिए ही इस प्रकार उत्सव का आयोजन प्रिंसिपल सर करा रहे हैं। एक दिन में ठाकुर सीताराम दास स्वप्न देखे थे, इस रास्ते में जब गुजर रहे थे तब बोल रहे थे कि एक दिन ना एक दिन वो विश्वविद्यालय बनेगा। उनका मूर्त रूप को, उनका वही जो अभिप्सा, इसको साकार करने के लिए प्रोफेसर रमारंजन मुखर्जी एक सुयोग्य सव्यसाची अर्जुन सदृश हमारे प्रिंसिपल सर को चयनित किए, जो हम सबके पास आदरणीय है। न केवल आदरणीय है वरन हम सबका वरेण्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ। और आज ये महाविद्यालय परिवार उनके नेतृत्व में ठाकुर का वो वाणी को यथार्थ रूप में साकार करने के लिए चल पड़ा है। एवं इसके लिए जो इससे पहले भी हम लोगों के पास पीएचडी का अफिलिएशन होते हुए भी किसी भी कारणवश जिसको मूर्त रूप हम लोग नहीं दे सके, आज सर अपना जो टीम है, विशाल टीम है, जो 24 आवर काम करने वाला टीम है, उसको लेकर हम सबका प्राणदायक
सर आज आगे चल चुके हैं, इसीलिए ये महाविद्यालय का प्रगति का जो असल सूत्रधर वो हैं, हम तो उनका ज्योति लेकर थोड़ा बहुत आलोकित होते हैं। उनका ज्योति से आज महाविद्यालय परिवार, उनके आलोक से आज ये पूरा महाविद्यालय परिवार आलोकित है। इसीलिए आलोक का उत्सव जो है, इस अवसर पर अगर उनका जो प्रचेष्टा है कि हमेशा मैं जब से महाविद्यालय में ज्वाइन किया हूं 2005 से लेकर आज तक, हमेशा सर के मुंह से ही सुनता था। सर का जो एक बड़ा विचार होता था, बोलते थे कि मेरे बंगाल के जो छात्र छात्री हैं कितने कष्ट करके बाहर जाते हैं पीएचडी करने के लिए, अगर यहाँ में पीएचडी उन लोगों के लिए व्यवस्था कर सकूं तो मेरे छात्र छात्रियों का मंगल होगा। सतत प्रयत्नशील थे, लेकिन जो भी हो, एक महत् काम करने के लिए श्रेयांसी बहुविघ्न होता है। आज वो सारे विघ्नों को पार करते हुए आज उस दिन का, जिस दिन का प्रतीक्षा हम लोग कई सालों से कर रहे थे कि पीएचडी का एक सेंटर, अनुसंधान केंद्र हमारे महाविद्यालय में उद्घाटित होगा एवं सार के करकमल में ही उद्घाटित होगा। एवं यही चीज को देखने के लिए जब इस महाविद्यालय में हमारे आदरणीय आचार्य अवधेश कुमार चौबे जी यहाँ थे, बौद्ध दर्शन विभाग में, हमेशा बोलते थे कि यहाँ एक रिसर्च सेंटर हो जाता है अगर, तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं इन लोगों का मंगल हो जाता। मेरा बहुत ही इच्छा है जब तक मैं इस महाविद्यालय परिवार के साथ हूँ, इसको देख के जाऊं। दुख की बात है, आप महाविद्यालय परिवार में जब तक रहे तब तक हम लोग आपको ये सुख नहीं दे पाए, लेकिन हम हमेशा मानते हैं आप हमसे दूर नहीं हैं। आप दूर में रहते हुए भी हृदय के पास हैं, हृदय में ही हैं, हृदयाभ्यंतर में हैं। इसीलिए अगर आज इस पवित्र अवसर पर अगर आपका हम गुणगान ना करें तब ये अवसर अधूरा रह जाएगा, ये मेरा मन विचार है। बंधुओं, आज हम लोगों के लिए एक आनंद का दिन है। 2-4 बात बोल के मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। आज यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं, इन लोगों के लिए जो दुख था पीएचडी करने का, गवेषणा कार्य करने का, इसका अंत हो गया है। जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर के माध्यम से अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं और सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय को ऑप्ट करते हैं अपना गवेषणा केंद्र के रूप में, आप लोगों के लिए ये तकलीफ नहीं होगा। मैं मेरे परिवार को आज इंट्रोड्यूस कराता हूं, मेरे जो आभासी पटल पर हो व यहाँ विद्यमान हो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, कि यहाँ जो रिसर्च गाइड के रूप में टीचर लोग हैं, कोई किसी से कम नहीं है। हमारे जो सडंगी जी यहाँ बैठे हुए हैं, ना करके 50 किताब, 50 से ज्यादा किताब एवं जर्नल का प्रकाशक हैं, बादरायण पुरस्कार से विभूषित हैं, देश के हर कोने में, संस्कृत राज्य में उनको सब जानते हैं। तो बोलिए, साहित्य का ऐसा कौन सा विद्यार्थी होगा जो उनके अंडर में पीएचडी करने के लिए नहीं चाहेगा। यहाँ के जो वेदांत विभाग के जो विभागीय मुख्य हैं, क्योंकि परिवार का एक सदस्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मेरा अपना परिवार को भी इंट्रोड्यूस कराना तुम लोगों के सामने। वेदांत विभाग के जो विभागीय मुख्य हैं, सौभाग्य की बात है वो एक इस वंश में पैदा हुए हैं जो विद्या वंशी हैं। हम सब जानते हैं वो युग पुरुष को, जो वेदांत और व्याकरण के जुगांतकारी पंडित थे, आचार्य पारसनाथ द्विवेदी महोदय, सुयोग्य पिता का सुयोग्य दायद हैं हमारे आचार्य राजेश्वर द्विवेदी महोदय। काफी किताब लिख चुके हैं, काफी जर्नल में इनका लेख प्रकाशित है। हाँ, यहाँ बोल दूं,
षडंग जी के अंडर में ना करके 5-6 पीएचडी, 10 पीएचडी भी हो चुका है, इनके अंडर में भी 4-5 पीएचडी ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ सेंटर ना होते हुए भी। फिर आता हूं और एक महापुरुष जो ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे अनुज, हमेशा मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूं, डॉक्टर सुधाकर मिश्रा जी। सोमवार को उनके अंदर में पीएचडी अवार्ड होने वाला है, रांची यूनिवर्सिटी से जाने वाले हैं भाई लेने के लिए। ना करके 10 किताब का लेखक हैं, ना करके 40 से ज्यादा आर्टिकल का प्रकाशक हैं, साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी, संस्कृत संस्थान आदि पुरस्कार से विभूषित हैं। बताइए इनके अंडर में पीएचडी करके कितना आनंद मिलेगा। व्याकरण का यथार्थ ज्ञाता है, केवल व्याकरण नहीं, नाना शास्त्र का ज्ञाता है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें इस महाविद्यालय में हम जितने लोगों को टिमटिमाए हुए हम लोग तारका हैं, ये तारका का जो संरक्षक होता है ना, वो कौन होता है? सौरमंडल का सौराधिपति सूर्य है, हमारे अग्रज, हमारे आचार्य, हमारे संरक्षक, हमारा अभिभावक आचार्य सुमेश कुमार मिश्रा जी। असीतगिरी समम स्यात् कज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनीं पत्र मूर्वी लेखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तथापि तब गुणानां हेईश पारम न जाति। कौन लिखा था? पुष्पदंत ने लिखे थे, सूर्य महिम्न स्तव में लिखे थे। अगर ये सारा सागर शाही बन जाए, मेरू पर्वत शाही का टैबलेट बन जाए, जो कल्पवट है वो अगर लिखनी बन जाए, अनंत काल तक देवी शारदा अगर इनका गुणगान करने के लिए बैठ जाए तब भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि आज हम कहां से कहां चल पड़े। और बच्चे लोगों के लिए 2-4 बात मैं बता रहा हूं। ये तो मेरा परिवार को मैं इंट्रोड्यूस कराया उपक्रम के रूप में। बंधुओं, ये एक चीज हमेशा याद में रखना कि तुम लोग यहाँ गवेषणा के लिए आए हुए हो। गवेषणा का मतलब क्या होता है? इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है? रिसर्च which is searched by somebody else, जिसको कोई बोला है, कब बोला है, कैसे बोला है, लेकिन बोला है। इसको रिसर्च करना रिसर्च का पहला काम होता है। जैसे जिसको इसीलिए इसको हम लोग संस्कृत में गवेषणा करके बोलते हैं, गोएषणा, गाय खोजा। गाय है लेकिन गाय कहीं खो गया, किसके घर में जाकर घुस गया है, किसके आंगन में घुस गया है, लेकिन उसको वहीं से निकाल के गाय को अपने जगह पे ले आना गोएषणा होता है। उसी को हम लोग गवेषणा बोलते हैं। जो संधान है, संधान के बाद जो काम हम लोग करते हैं, अनुपश्चात अनुसंधान करते हैं, उसको हम लोग। तो यही जो गवेषणा है, गवेषणा अपने धाराओं में नियम के परिधि में रहते हुए हम लोग गवेषणा कार्य करें। महाविद्यालय परिवार सार के ओर से हम इतना वचन देते हैं, क्योंकि हमारे सार हमेशा सदा दयाद्र रहे हैं। तुम लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। तुम लोगों के लिए सार लाइब्रेरी का द्वार खोल दिए हैं और हर टीचर अपना लाइब्रेरी से इतना समृद्ध है, जो तुम्हारा गाइड होगा वो भी तुमको भरपूर मदद करेगा। और महाविद्यालय परिवार के एक सदस्य होने के नाते मैं तुम लोगों का मंगल कामना करता हूं और इस महाविद्यालय में सबको और सबका स्वागत किया जाता है। सबका मंगल हो, सबका रिसर्च सही तरीके में हो एवं यहीं से जो गवेषणा लब्ध तथ्य निकलेगा विश्व के लिए कल्याणकर हो। इसी भावना के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। मेरे समस्त अग्रजों को प्रणाम करता हूं। मेरे समस्त छात्र बंधुओं को आशीर्वाद देते हुए
मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृत। कविता का भी अत्यंत हृदय स्वागत। आप भी अनेक ग्रंथों के लेखक तथा बादरायण पुरस्कार पुरस्कृत नाना विश्वविद्यालयों के सदस्य, अनेक शोध कार्यों के संपादक हैं डॉक्टर सुभोधन मिश्र जी। उनका भी सामान्य परिचय हम दे रहे हैं, इसे सब जानते हैं। इस क्रम में इस अनुसंधान धारा के मुख्य संवाहक डॉक्टर राजेश्वर द्विवेदी जी हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं। अनुसंधान केंद्र का सामान्य परिचय वो देंगे, उसके बाद अगला कार्यक्रम। नमस्कार भाई। इस उद्घाटन सत्र के सभाध्यक्ष महोदय एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए अगरतला परिसर के बौद्ध दर्शन विभाग के अध्यक्ष मुख्य अतिथि महोदय एवं यहाँ उपस्थित हमारे महाविद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं, यहाँ एक शोध केंद्र के रूप में हम लोगों को मान्यता मिली है और इसका एक संक्षिप्त परिचय हम यहाँ उपस्थित कर दें तो इसके लिए इस शोध केंद्र का जो एफिलिएशन हम लोगों को मिला है उससे ज़्यादा प्रसन्नता हमको इन छात्रों को देख के मिल रही है जो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि एफिलिएशन तो हम लोगों का जब से कॉलेज खुला है 97 से ही मिला हुआ है, जैसा कि हमारे अग्रज मिश्र जी ने बताया। तो लेकिन यहाँ छात्र यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से पीएचडी करेंगे और यहाँ अनुसंधान कार्य करेंगे, इसको देखकर आनंद का अनुभव हो रहा है। और यहाँ हम लोग संस्थान में जब से ये डिजिटल शुरू हुआ, अर्थात डिजिटल अध्यापन की सुविधाएं शुरू हुई, उसके पहले से हमारे प्राचार्य जी ने इसकी परिकल्पना करके लगभग 2014 से ही प्रोजेक्टर इत्यादि द्वारा मैंने करीब 3-4 रूम तैयार किए और वहाँ हम लोग डिजिटल माध्यम से हम लोग छात्रों को पढ़ाते आए हैं। और ई लाइब्रेरी एक सर की कल्पना थी और उसको हम लोगों ने सबने मिल के मूर्त रूप दिया है, जो कि मोदी जी के डिजिटल इंडिया के 2013 के बाद आया, उसके पहले 14 के बाद आया, उसके पहले 2013 में ही मात्र 1100 पुस्तकें थी पीडीएफ फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में थी। सर उसको देख के और बोले कि इसको ई लाइब्रेरी कैसे बनाया जाए और सर के निर्देशन में हम लोगों ने शुरू किया और आज 23,000 तक हम लोग उसको पहुंचाए हैं। और उस समय सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी कोई सोचा नहीं होगा 2013 में कि ई लाइब्रेरी होगा। और यहाँ तो फोटोग्राफ भी है, वो उस समय के हमारे रजिस्ट्रार सुब्रमण्यम शर्मा जी यहाँ इनॉग्रेट भी किए हैं। और साथ में हमारे यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटी है जो लगभग 10,000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं और निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है और इसका भी लाभ ले लेंगे। और ऊपर ई लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए अभी ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन में यहाँ के छात्रों के लिए है। तो उसके लिए लाइब्रेरी में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिसमें बैठ के और उसको एक्सेस कर ले सकते हैं ई लाइब्रेरी, और उसमें और भी ज़रूरत के अनुसार हम लोग वृद्धि करेंगे। और यहाँ बैठ के पढ़ने के लिए भी सुविधाएं हैं लाइब्रेरी में है। और साथ में जो डिजिटल रूम स्मार्ट क्लासरूम था वो अब बढ़ के 6 हो गया है, वो भी किसी भी रूम में इस तरह की सुविधाएं हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन सभी माध्यम से हम लोग क्लास ले सकते हैं। और इसमें जैसा कि निर्देश है यूनिवर्सिटी का कि यहाँ के अध्यापक और बाह्य जो विशेषज्ञ हैं विद्वान हैं उनका भी हम लोग अध्यापन शोध कार्य में सहायता लेंगे। और ये पूरा कॉलेज एक वाईफाई रूपी सुगंध से सुवासित है जो कि
सर के द्वारा पूरे किसी भी कोने में हम जाएं वो एक्सेस मिलेगा। तो शोध के लिए अगर किसी भी तरह की जरूरत हो तो हम वाईफाई का कहीं भी यूज कर सकते हैं इस महाविद्यालय में। और यहाँ संक्षेप में कुछ दिशा निर्देश हैं जो नए जो शोधार्थी हैं कुछ तो पूर्व में कैंपसों में करके आए हैं कुछ कोर्स कुछ दिन, तो उनको मालूम है, और कुछ नए भी जुड़े हैं उनके लिए है कि यहाँ टोटल 3 महीने का ये प्राक शोध पाठ्यक्रम है जिसमें 10 सप्ताह में खत्म करना है। टोटल 70 दिन 70 डेज होगा, जिसमें 3 कक्षाएं होंगी: शोध पृष्ठभूमि, शोध प्रकाशन नैतिकता और संस्कृत भाषा शिक्षण। ये 3 कक्षाएं चलेंगी। उसके अलावा एक कक्षा जो है अभ्यास के लिए होगा, और एक कक्षा वृत्त लेखन जो भी अध्ययन हुआ है उसको एक संक्षेप में लिखने वृत्त के रूप में लिखना होगा। और उसके अलावा एक कक्षा होगी जो लाइब्रेरी में या अपने जो गाइड हैं संबंधित जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठ के आलोचना करने के लिए। और प्रत्येक सप्ताह पूरे सप्ताह में जितने भी कार्य हुए उनका परिशीलन होगा, और अंतिम सप्ताह में मतलब 3 महीने के अंतर में तीनों पत्रों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। और उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट होगा, यहाँ के बाद फिर 6 महीने का कोर्स वर्क करने के लिए जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा व्यवस्था। फिर और यहाँ एक और है कि शास्त्र संबद्ध शोध संबंध ग्रंथों का नियमित स्वाध्याय भी अनिवार्य रूप से करना है। और पाठ्यक्रम संचालन का एक मासिक रिपोर्ट हम लोग तैयार करेंगे, और जैसा भी होगा हम लोग साप्ताहिक अथवा 15 दिन का एक टाइम टेबल तैयार करके और उसी के अनुसार हम लोग कक्षाएं चलाएंगे। तो ये संक्षेप में एक दिशा निर्देश जो था और हमारे संचालक जी ने अनुरोध किया था उसको मैंने संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया है। और इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसका बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी सर। अब मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य उपलब्ध आमुख पटल पर, जो कि संस्कृत धारा, अनुसंधान धारा तथा दर्शन धारा, तीनों धाराओं के प्रवाहक संरक्षक प्रोफेसर चौबे सर हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं। तो हम लोग छात्रों के तथा यहाँ के जो निर्देशक हैं दोनों को एक समन्वित रूप में निर्देशित करने का प्रयास करें, जिससे कि हम लोग भी आगे उस धारा, आपकी धारा में जुड़ करके फिर आप लोगों के साथ एकत्रित हो पाए। तो यह आदर्श महाविद्यालय कैंपस के रूप में आगे और भी बढ़े, एक एक धारा के साथ साथ सबको आप दिशा निर्देशित करें। आदरणीय चौबे सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ। सर्वदृष्टि प्रहाणाय यह सद्धर्मोपदेशयत् अनुकंपाम् उपादाय तं नमस्यामि गौतमम्। या सर्वज्ञतया नयत्युत्तमम् तान्निर्देशसहस्रावकान् या मार्गध्यतया जगद्धृता लोकार्थ संपादिता। सर्वाकारमिदं वदन्ति मुनयः विश्वोदया संगता तस्यै श्रावकबोधिसत्त्वगणिनो बुद्धस्य मात्रे नमः। अनुसंधान श्री सीताराम दास ओंकारनाथ परम पूज्य श्रद्धेय लोक गुरु की
के चरणों में हार्दिक श्रद्धा और प्रणति निवेदन करते हुए रमारंजन मुखर्जी सर की स्मृति को प्रणाम करते हुए और उस महाविद्यालय में जहां पहली बार अनुसंधान केंद्र को मान्यता दी गई है और जिसका उद्घाटन सत्र आज हुआ, उसमें आपने कुछ सुविधा डालने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया। मैं उन दिनों को याद करता हूं जब हम लोग वहां पर पढ़ाया करते थे 3 वर्ष की स्मृति को और सभी सारे साथियों को। उस परिवार के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं आज तक और तो उन सभी दिनों को याद करते हुए इस महाविद्यालय में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से जो संबद्ध है उसके अति उत्साही कुलपति प्रोफेसर वारखेड़ी जी जो ये सहयोग उपलब्ध कराया, आप लोगों के प्रयास को सफलता मिली, ये अनुसंधान केंद्र बन गया और उसको इतना जल्दी आपने कार्यरूप में परिणित कर दिया। उस टीम के अध्यक्ष और हमारे प्राचार्य प्रोफेसर कुमार मिश्रा जी इस कार्यक्रम में जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ में उपस्थित उनकी जो टीम है वे सभी हमारे मित्रगण, इसमें पता चला आदरणीय अपरा जी उपस्थित हैं, श्यामापत दादा जो सीनियर मोस्ट हैं संभवतः वहाँ उपस्थित लोगों में, हमारे मित्र सुदेश रंजन घोषाल जी धर्मशास्त्री और दार्शनिक विदुषी डॉक्टर गौरी भट्टाचार्य जी, मित्रवर बंगला के अध्यापक डॉक्टर कौशिक मालाकार जी और हर कार्यक्रम में निरंतर उपस्थित रहने वाले भाई अतनु भट्टाचार्य जी, हमारे मित्र षडंगी घोषाल जी, बुद्धेश्वर षडंगी जी, साहित्यकार साहित्यिक दूसरे साहित्यिक और वैयाकरण डॉक्टर शशिभूषण मिश्र जी और आयोजन के संयोजक भाई सुधाकर मिश्र जी, अनुज प्रवर डॉक्टर राजेश्वर द्विवेदी जी और जिन 2 विदुषियों के बिना शोध कार्य का संचालन संभव नहीं होगा, उसमें पहली कंप्यूटर विदुषी जयश्री भट्टाचार्य और दूसरी वंदना बनर्जी लाइब्रेरियन नगर वहां उपस्थित हैं, नहीं भी उपस्थित हैं और कार्यालय के हमारे अन्य मित्रगण कमलाक्ष भट्टाचार्य जिन्हें स्नेह से लोग वापिदा कहते हैं, कार्यालयी मित्र देव बाबू, सुबीर बनर्जी और सभी मित्रगण जो छूट रहे हों, जयदेव प्रभृति वे सभी तथा कार्यक्रम से जुड़े शोध छात्रगण और शोध छात्राएं। शोध करना और कराना ये दोनों चित्त की ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें 2 लोग, कम से कम 2 लोग, शोधार्थी और उसके जो मार्गदर्शक हैं वे एक साथ जुटते हैं, एक विषय पर जुटते हैं। ये महत्वपूर्ण है जानना कि बिना चित्त के विषय में अभिनिवेश के, बार बार प्रवेश के शोध कार्य की गति आगे नहीं बढ़ती। उसमें जितना संयम होगा उतना ही आगे सोच पाने की सामर्थ्य होगी, नए नए विषय आएंगे, नई नई परिस्थितियां आएंगी, नए नए लोगों से जुड़ना संभव होगा और नई नई सामग्री, जिसे आज की भाषा में डाटा कहते हैं, डाटा संग्रह हो सकेगा। इसमें
शोध छात्र और अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये दोनों एक चित्त से उस विषय में अभिनिविष्ट हों तो बात बनती है, अन्यथा स्थिति में अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया और गायब हो गए तो गुरुजी को भी भूल जाएगा कि कौन सा विषय था, और आपको भी नहीं याद रहेगा कि हमें आगे करना क्या है। तो उसमें तत्काल लग जाना होता है, चित्त की गति को उस ओर मोड़ना होता है संसारी विषयों से काटकर। ये सहज नहीं है, इसीलिए लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ एकाग्र होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ एकाग्र हुआ जाता है। और आज तक तो कंप्यूटर आ गया है, इसने सारी दुनिया की लाइब्रेरियों को भी जोड़ने के अनेक उपादान तैयार कर लिए हैं। तो उन सब के साथ जुड़ने के लिए अधिक से अधिक समय देना आवश्यक होता है। इसलिए उन लोगों से मिलना जुलना पड़ता है जो संबद्ध विषय के हों, उन संस्थाओं में जाना पड़ता है जो इस विषय पर अनुसंधान करा रही हों, जो टॉपिक आपने चुना, और उन लोगों से, उन साइट्स से, उन दृश्यों से, उन समूहों से, मानव समूहों से संपर्क करना पड़ता है जो उस धारा में जी रहे हों, रह रहे हों, शोध के विषय के अनुरूप होगा। तो इन सब से अपनी निरंतर जो प्रगति है, हमेशा आप उनसे जुड़िए, क्या नोट किया, क्या इकट्ठा किया, अपने अध्यापक को बताइए, उनका अधिक से अधिक समय आप अपने विषय के लिए आकर्षित कर सकिए, ये बहुत जरूरी है। और वो जोड़ना, अध्यापक को जोड़े रखना विषय के साथ और अपने जुड़े रहना, यह एक कला भी है। कैसे आप उनको जोड़ पाएंगे, ये आपके व्यवहारिक बुद्धि और कौशल पर निर्भर करता है। केवल रजिस्ट्रेशन करा लिया और बाद में जमा करने पहुंच गए, अभी शोध नहीं होगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा। आज की जो स्थिति है वो अधिक से अधिक आचार्य के पास सही मायने में विद्यार्थी को अंतेवासी कहा गया है। 45 मिनट के क्लास वाला ये अंतेवासी होना नहीं चलेगा। अध्यापक के साथ निरंतर जुड़े रहना होता है। अंतेवासी माने जिसके निकट, अंतिक कहते हैं निकट जाने को, वास करना, निकट जाकर के रहना। नहीं निकट जा सके तो जो कर रहे हैं वहां से निरंतर सूचना देते रहना, या जा करके उनको अपनी रेगुलर रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहना बहुत जरूरी है, ताकि उस विषय में आगे क्या हो सके जिसके लिए आप शोध कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो छात्र और अध्यापक और संबद्ध विषय, इन तीनों को, ये त्रिचक्रिका है, इसको जोड़े रखना जरूरी है, तभी वो शोध की धारा आगे बढ़ती है। लेकिन समस्या है कि शोध है क्या, रिसर्च जिसको कहते हैं। रिसर्च, री माने दोबारा, सर्च, जैसा मिश्रा जी ने बताया, दोबारा चीजें सामने पड़ी हुई हैं और आपके विषय के अनुरूप उनमें से सामग्री का चयन करना है। और चयन करके, हमारे यहाँ अभिधर्म कोश एक पोथी है आचार्य वसुबंधु की, उसमें अभिधर्म क्या है उसको बताते बताते आचार्य लिखते हैं कि जिस प्रकार एक माली फूलों को चुनता है उद्यान में जाकर, रंग बिरंगे फूलों को, और उनको गूंथता है एक विशिष्ट क्रम में, जैसी उसकी बुद्धि, जैसी उसकी कल्पना हो, और तदनुरूप एक सुंदर माला बनकर तैयार होती है, जो देवता के गले में पड़ती है, या किसी राजा या किसी विशिष्ट पुरुष या किसी संत महात्मा, और जिसको देख करके लोग प्रसन्न होते हैं। तो जो सौंदर्य है वह आंतरिक सद्गुण है, और वो तभी उत्पन्न होता है जब कल्पना ठीक ठाक हो, उसके लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। तो धर्म प्रविचय, धर्म प्रविचय अभिधर्म में कहा है, धर्मों को चुनना, सद धर्म को चुनना, ठीक माली की तरह,
कौन कौन सी चीजें जिनको धारण किया जा सके। धर्म वो है जिसको धारण करें, तो कौन कौन सी चीजें एक तपस्वी को धारण करनी चाहिए, उनको चुनना, इकट्ठा करना, और प्रज्ञा का उत्पाद, प्रज्ञा ज्ञान को कहते हैं, विशेष बुद्धि को कहते हैं, विशेष प्रकार के ज्ञान को। तो शोध कार्य में भी ज्ञान विशेष की आवश्यकता पड़ती है, और वो विषय के सापेक्ष ज्ञान होता है। विषय को ध्यान में रखकर निरंतर सोचते रहने से कुछ नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों को इकट्ठा करना, नोट करते जाना, पुस्तकालयों से चाहे मिले, गुरुजनों के समीप जाकर मिले, कंप्यूटर से मिल जाए, कहीं इंटरनेट से सामग्री मिल जाए, मैन्युस्क्रिप्ट से मिल जाए, चाहे जैसे भी मिले, सबको निरंतर लगे रहना, जिज्ञासा हमेशा बरकरार रखना, तब जाकर के अच्छे फूल बनने की संभावना होगी, उसकी लोक स्वीकार्यता होगी, समाज स्वीकार करेगा। क्योंकि आज का जो दिमाग है, आज की जो दुनिया है, उसमें शोध को ऐसे वैसे नहीं सुनते। शोध का टॉपिक आपका स्वीकार्य होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि लोक में उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उस पर 1 मिनट क्षमा करें मुझे। यदि ऐसा किया जा सका, निरंतरता बनी रह गई, तो हम एक बेहतर चीज ला सकते हैं, लोकोपयोगी उसको बना सकते हैं। तो टॉपिक निर्धारण भी एक बहुत बड़ा काम है, उपयुक्त विषय का चुनना। क्योंकि विषय चुनना आज के समय में समस्या बन गई है। मुझे बताया गया कि बहुत सारे विद्यार्थियों का विषय अनुकूल नहीं होने से, उपयुक्त नहीं होने से, लोकोपयोगी नहीं होने से खारिज कर दिया गया और वे रह गए। तो ऐसा न हो कि आप ट्रेनिंग भी करें और पता चले कि विषय चयनित न हो। ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जिसकी लोकोपयोगिता हो, जिसको आप बताने की स्थिति में हो कि ये समाज के लिए क्यों जरूरी है। वो जमाना गया कि समीक्षात्मकम अध्ययनम किसी भी ग्रंथ का कर देते थे। समीक्षात्मकम अध्ययनम नहीं चलेगा, वैज्ञानिकम परिशीलनम नहीं चलेगा। अगर वैज्ञानिकम कुछ है सचमुच, तो बताना पड़ेगा कि किस विज्ञान से किस पोथी को आपने जोड़ा, और उसका प्रायोगिक परिणाम कहाँ कहाँ, किसी लैब में, किसी अस्पताल में, किसी प्रयोगशाला में, कहीं कुछ प्रामाणिक हो तब तो वैज्ञानिक होगा। नहीं तो केवल भाषण है, सुभाषितम है, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब आप वहाँ जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा रहना चाहिए कि आपकी पद्धति क्या होगी शोध की, और आप किस प्रकार इसको वैज्ञानिक कह सकते हैं। यानी बिल्कुल ठोस ठोस सामग्री लेना होगा। वो विषय का चयन एक महत्वपूर्ण समस्या है। आप इस दिशा में, लिपि का आजकल चलन बढ़ा है, पूरा लिपियों पर अध्ययन का। दुनिया के विभिन्न लाइब्रेरियों में और हमारे विश्वविद्यालयों में और भंडागारों में बहुत सारी पोथियां पड़ी हुई हैं जो हाथ से लिखी। उनकी लिपियां अलग हैं, ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, ग्रंथ लिपि है, कैथी लिपि है, अनेक लिपियां हैं जो उसमें लिखे गए ग्रंथ हैं। उन पोथियों को निकाल करके उन पर काम करना और उसको देवनागरी में ले आना, संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाना, ये उसकी एक लोकोपयोगिता हो सकती है। इसलिए आजकल मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में लोगों की रुचि बढ़ी है। पेलियोग्राफी और मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी ये महत्वपूर्ण है, और शिलालेखों और अभिलेखों का अध्ययन यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिस ओर संस्कृत विद्यार्थियों का भी ध्यान जाना चाहिए। बाहरी लोग जो संस्कृत नहीं पढ़ते, वे इस दिशा में काम करने के इच्छुक होते हैं,
और जो पढ़ते हैं वो इससे दूर भागते हैं। तो ये देखना चाहिए कि ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हमारे विद्यार्थी अच्छा काम कर सकते हैं। जो अप्रकाशित ग्रंथ हैं उनको प्रकाशित कराना, ये भी एक कार्य है। प्रकाशित आचार्यों की, पुराने आचार्यों की कृतियां। इसके अलावा एक और ऐसा कार्य क्षेत्र हो सकता है जो इस पर ध्यान जाना चाहिए, वो है कि अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ। पूर्वोत्तर भारत में 226 से अधिक बोलियां हैं। उनमें कुछ भाषाएं हैं जिनकी लिपियां हैं। उन लिपियों में पोथियां भी हैं जो कि सामने नहीं आई हैं, जैसे चकमा लिपि है, मोग लिपि है। मोग माने ये जो ये पड़ोस में म्यांमार की बोली है, बर्मा की बर्मी है वो। तो उसमें बहुत सारी पोथियां इधर पड़ी हुई हैं, उस पर भी कार्य करने की सोचना चाहिए। वे सब बौद्ध जातियां हैं तो निसंदेह उनमें बौद्ध साहित्य होगा, लेकिन इसके अलावा हो सकता है कि इसमें आयुर्वेद आदि हो, उनकी कैटलॉगिंग भी नहीं हुई है प्रॉपरली। तो वो सब चीजें मुख्य धारा में आनी चाहिए। और अनेक ऐसी बोलियां हैं जिनमें कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, लेखनी माने वो लिखित में उनकी कोई भाषा नहीं है, लिपि नहीं है। ऐसे समूहों को, मानव समूहों को देख करके और उनकी बोली को रिकॉर्ड करके, छोटी छोटी शब्दावलियां उनके बीच में समय दे करके, रिकॉर्ड करके, और एक लैंग्वेज लैब डेवलप करना चाहिए जिसमें उनको अलग अलग करके सुनना चाहिए और उन शब्दों के प्रयोग को नागरी लिपि में देना चाहिए ताकि वे मुख्य धारा में लिपियां आ जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो रोमनाइज हो जाएंगी, और रोमन हो जाएंगी तो फिर कौन लोग उनको हैंडल करेंगे, ये समझना आसान हो जाएगा। फिर चर्च के जेब में चले जाएंगे, बिना कहे सुने कन्वर्ट हो जाएंगे। इस दिशा में भी संस्कृत के विद्यार्थी काम कर सकते हैं कि वे उन मानव समूहों के साथ कुछ समय बिताएं और वहां से चीजों को रिकॉर्ड करते जाएं, और फिर उनको रिकॉर्ड करके अपने कैंपस में, अनुसंधान केंद्र में, लैब में, लैंग्वेज लैब में ले आकर के उनको अलग अलग सुने, उनका शब्द, उनका स्क्रिप्ट बनाए उसको। और देवनागरी क्योंकि अधिक समर्थ है अल्फाबेट से, तो बेहतर है कि, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमी भी है अन्य भाषाओं में। इसमें 49 से लेकर 52 वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन देवनागरी में। तो ये अधिक से अधिक शब्दों उच्चारण को पकड़ करके रूपांतरित की जा सकती हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। वो केवल यही के लिए नहीं है, देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातियां विभिन्न रह रही हैं, उनको रोमनाइज्ड होने से रोकने के लिए जरूरी है कि उनको एक लिपि के अंतर्गत ले आया जाए, वे मुख्य धारा में जुड़े। इस दिशा में भी संस्कृत के विद्यार्थियों का योगदान अन्य की अपेक्षा अधिक ग्राह्य इसलिए हो सकता है कि वे शब्दों के, वर्णों के जितने प्रयोग को जानते हैं, इन 49 से लेकर 52 वर्णों के, उन सभी प्रकार, उसके उसमें भी भिन्न भिन्न है, स्वरों के विभिन्न प्रकार हैं जो संस्कृत में है, अन्य भाषाओं में नहीं है। और सुपर कंप्यूटर के लिए तो सबसे अच्छी लैंग्वेज है ह्यूमन लैंग्वेजेज में, इसलिए संस्कृत में सामर्थ्य है। उससे निकट ये देवनागरी है, तो देवनागरी में नगरी लिप्यंतरण यदि होता है तो ये बिना कहे सुने उनको उपलब्ध हो जाएगा साहित्य। उनका मौखिक साहित्य को आप लिखित में वर्णित कर सकेंगे और फिर वो उनको स्वीकार करने की स्थिति में होंगे। तो प्रकारांतर से ये राष्ट्र की एक बहुत बड़ी सेवा भी होगी, मानवता की सेवा होगी। और इस दिशा में हमें बार बार सोचना होता है। पांडुलिपियों के साथ ये है कि आप पांडुलिपियों को, किसी एक पांडुलिपि पर काम शुरू करते हैं तो आपको पता करना होता है कि पहले तो कि वो पांडुलिपि प्रकाशित है कि नहीं प्रकाशित है, तो इसके लिप्यंतरण कहाँ कहाँ हुए हैं, कितनी पुरालिपियां, कितने ग्रंथ इसके पड़े हुए हैं विभिन्न लाइब्रेरीज में, उसको पता करते हैं। फिर उन सबको इकट्ठा करते हैं और उसका फिर वो कैटलॉग वो बनाते हैं, सूची प्रत्येक पद की, वर्ण की, और फिर वो वाक्य की, सभी लिपियों जितनी भी पूरा वो जो मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा होंगी ABCDE करके उसको बांटते जाते हैं और सबको इकट्ठा करके फिर जो पाठभेद होते हैं उनको फुटनोट में रखते हैं।
इस प्रकार अंत में चल करके वे सारे पन्ने, सारे फोलियोज इकट्ठा करके फिर वो छपने लायक प्रेस कॉपी बना पाते हैं और वो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के लिए उपयुक्त माना जाता है। फिर वो कौन सा विषय है, उसका विषय का ज्ञान जरूरी है विद्यार्थी को जो पोथी लिया है, और फिर उसको उस पर भूमिका लिखनी पड़ती है विस्तृत रूप से, उसके क्या क्या पक्ष विपक्ष, कौन कौन सी बातें, और वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। उस विज्ञान की अपेक्षा होती है, ठीक से उस विषय को आना चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जा सकता है और ये अच्छा भी होता है, बहुत उसकी स्वीकार्यता लोक में होती है। लोग कहेंगे कि ये पहली बार संस्कृत में आया है, देवनागरी में आया है, हमारी बोली में आया है, चाहे वो ग्रंथ लिपि हो, शारदा लिपि हो, कोई भी लिपि हो उससे। इसके साथ साथ जो कहा वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है वो, उस वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ तो हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना इसके मौखिक विज्ञान वाला विज्ञान नहीं स्वीकार्य होगा, ये ध्यान रहे। इसलिए जो भी आप वैज्ञानिक चिंतन जो करते हैं, वैज्ञानिक चिंतन प्रयोग सापेक्ष है, तब तो उसकी लोक ग्राह्यता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है, उसको शोध माना जाएगा कि नहीं। हमको पूरा विश्वास है कि वो आरंभिक स्तर पर ही खारिज हो जाएगा, और फिर खारिज होगा तो बहुत टाइम लगेगा दोबारा उसको स्वीकार किए जाने में। वो टॉपिक तो नहीं स्वीकार करेंगे लोग दूसरा। इसलिए ऐसा कुछ टॉपिक पहले ही लीजिए जिसको कोई कमेटी खारिज न कर पाए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या सोच करके आपने इसको लिखा, ये विषय बनाया, और इसको होने से क्या क्या इसका सामाजिक परिणाम, समाज में इसका क्या लाभ होगा, इसकी लोकग्राह्यता कैसे होगी। इसमें बहुत सारी प्रथाएं हैं हमारे समाज में जिनको हम पालन तो करते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। जैसे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, ये त्रिपुंड धारण करने की बहुत सारी पद्धतियां हैं जो देह के विभिन्न हिस्सों में, आखिर इनको क्यों ऐसा करते हैं। ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। महिलाएं जो पूजा पाठ करती हैं या पुरुष, या वट सावित्री, ये जो त्योहार होते हैं उनके पीछे कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं, उसके लिए वैज्ञानिकता अगर उसमें ढूंढेंगे तो वैसे कुछ वैज्ञानिक शब्द भी आपको उस वैज्ञानिक शब्दावली से वैज्ञानिकों के पास बैठ करके इकट्ठा करना चाहिए। तब आप उस शब्दावली को लेकर संस्कृत से जोड़ेंगे तो उसको रिजेक्ट होने की नौबत नहीं आएगी, आरंभ में ही टॉपिक स्वीकृत हो सकता है। तो आज का जो युग है उसके अनुरूप नई शब्दावली भी गढ़ना और नए शब्दों से बाकी लोगों को परिचय कराना, यह भी एक जरूरी चीज बन गई है, और इस दिशा में हम आगे काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये मानते हैं बौद्धों के यहाँ कि आखिर ये तपस्या होती किस लिए है। ये भी एक साधना ही है, पीएचडी भी एक साधना है, तप है, चित्त का अधिक से अधिक विषय में निवेश करना है, अपने को निविष्ट रखना है, गुरु को भी उसमें निविष्ट कराना है, तब जाकर विषय में निरंतर चिंतन से कुछ नया परिणाम निकल सकता है जो सबके लिए लोकग्राह्य हो सकता है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। हमारे यहाँ बौद्धों में मानते हैं कि मैं बुद्ध होना चाहता हूँ, क्यों? ताकि लोक का हित सधे। ये सारा कुछ जो है लोक से हम लेते हैं अपने जीने के लिए बहुत सारी सामग्री, और बदले में जो लौटाते हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो हम कोशिश करें इस मुख्य धारा को संसारिक प्रपंच में जुटते हुए भी एकनिष्ठ होकर सबके लिए उपयोगी साहित्य निर्माण करने की दिशा में काम करें, कुछ नया सोचें, नया करें, सबका मंगल हो, लोक का मंगल हो, विद्यार्थियों का मंगल हो और इस केंद्र का मंगल हो। अधिक न कहकर मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग अनुसंधान की धारा, अनुसंधान का क्षेत्र तथा नवीन परिकल्पना संस्कृतियों को सुने और एक उचित मार्गदर्शन हम लोग प्राप्त किए। इसके लिए आपको हृदय से महाविद्यालय परिवार पक्ष से धन्यवाद हम लोग अर्पित करते हैं। अगला कार्यक्रम है कार्यक्रम का परिचय, जो कि हमें मिला है। कल से ही हम लोग इस रूपरेखा को सजा रहे हैं कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम हम लोगों का है त्रैमासिक अनुसंधान कार्यशाला का उद्घाटन जो अभी हो रहा। इसमें
इतने बड़े शब्द में मुख्य शब्द है अनुसंधान और कार्यशाला। तात्पर्य अनुसंधान संबंधी कार्यशाला ये चल रही। तो प्रत्येक अनुसंधान के लिए कुछ यंत्र की आवश्यकता हो। अगर किसान भी अनुसंधान खेतों में करने जाता है, उसको मिट्टी का अनुसंधान करना हो, अन्न संबंधी उपज का अनुसंधान करना हो, जल का अनुसंधान करना हो, तो उस समस्त के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है। वह यंत्र स्थूल रूप में एवं सूक्ष्म रूप में, दोनों रूप में प्रयुक्त होता है। यह जो अनुसंधान विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोग करते हैं अथवा महाविद्यालय स्तर पर, वो एक भाषा उपनिबद्ध होकर के हम लोगों के सामने आते हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। और सामान्य भाषा के ज्ञान से नहीं होगा, सामान्य पूर्वक विशिष्ट भाषा का यदि ज्ञान हो, तब वह उस अनुसंधान के सामान्य रूपरेखा से जुड़ सकता है, अन्यथा जुड़ ही नहीं पाएगा तो अनुसंधान क्या करेगा। द्वितीय क्या है? समय का परिपालन। अनुसंधान के लिए समय का परिपालन भी अत्यंत आवश्यक है। यदि वह समय नहीं देगा तब भी अनुसंधान कार्य नहीं कर सकता। जैसा कि अभी प्रोफेसर चौबे सर ने बताया कि सोद्देश्य कार्य होना चाहिए। एक विशिष्ट उद्देश्य को सामने रख करके यदि कार्य किया जाए तभी वह व्यक्ति क्या करेगा, कुछ कर पाएगा। अन्यथा बिना पतवार की नौका की तरह किस घाट लगेगा वो स्वयं भी नहीं जानता। साथ साथ उस विषय में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। पता चला कर कुछ रहा है, श्रद्धा का बिंदु कहीं है, तब भी वह उस कार्य में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वह मन में नहीं उतरेगा तब तक उस पर उसकी हस्तलेखनी नहीं चलेगी। क्यों? जो मन में, जो अंतश्चेतना में प्रवृत्ति होती है, वही बाह्य चेतना में प्रकाशित होता है। ये इसका स्वरूप। भक्ति पूर्वक उस कार्य को करना चाहिए। उसको केवल एक यांत्रिक अथवा तराजू पर तौल देने से प्लस माइनस से नहीं काम चलेगा। उस विषय के प्रति उसकी भक्ति हो, उसका वहां पर क्या हो, समर्पण हो इत्यादि यदि वहां पर रहें तब जाकर कुछ हो सकता है। यदि केवल समस्या 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 ही दिखाता रह गया, फिर अनुसंधान करने की आवश्यकता ही नहीं उसको। भगवान कृष्ण और कर्ण की सामान्य कथा है, दो लाइन की। कर्ण जब अंतिम सैया में पड़ा है, उसने कृष्ण को बुलाया कि थोड़ा सुनिए मेरी बात को। कहा सुनाइए। कहा कि विवाह के पूर्व कुंती के गर्भ से हम जन्म लिए, मेरी क्या गलती थी? हम तो कुछ नहीं किए थे वहां पर। उस जन्म के कारण जीवन भर में सूत पुत्र होके रहा, उसमें मेरी क्या गलती थी? उस सूत पुत्र होने के कारण हमें लड़ने का कोई अधिकार नहीं, उसमें मेरी क्या गलती थी? मैं दुर्योधन का अगर साथ ना देता तो हमें कोई मानता ही नहीं। भगवान कृष्ण कहे बोल चुके? कहा हाँ बोल चुका। कहा मेरी सुनो, हम कारागार में जन्म लिए, हमारी क्या गलती थी? जन्म लेते एक माता ने जन्म दिया, यशोदा के यहाँ भेज दिए, मेरी क्या गलती थी? हमारे कारण हजार हजार बच्चे मारे गए, हमारी क्या गलती थी? भगवान ने कहा अगर तुम्हारी समस्याएं हैं तो हमारी भी समस्याएं। तो समस्या सबके पास है। उस समस्या को दिखा करके केवल काम से भगने से अनुसंधान कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। केवल समस्या, आप अपनी समस्या, अगर आपके लिए यह समस्या है कि मैं बड़ा हूं, हमारा ऐसा होना चाहिए, तो आपसे बड़ा जो है उसकी समस्या है कि आप बड़े हैं, अगर हम इस तरह कर दे तो हम दूसरी समस्या में फंस जाए। तो इसलिए समस्या नहीं भाई, जो काम आपके सामने है उसको समाधान करने का प्रयास करिए। काम ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, परंतु वह सार्थक, सत्य, सत्पुरुषों की संगति पूर्वक कार्य। इस तरह से समस्त समस्याओं से निकल करके अगर हम लोग कुछ सोचें, रोटी कपड़ा मकान तो हमेशा कुछ न कुछ समस्या लगी ही रही, परंतु उसमें भी कुछ करने का एक प्रयास हो, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।
केवल समस्याओं को ना गिनाएं, कुछ और भी साथ साथ करें। इस तरह कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं साहित्य शास्त्र मर्मज्ञ डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी जी। हम उनसे सामान्य छात्र दिशा निर्देश के लिए आग्रह करते हैं कि हमारे मध्य में सुधार्थी उपस्थित हैं, इनको कुछ दिशा निर्देश करने की कृपा करें। डॉक्टर षडंगी सर। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने भाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सम्मान्याः अस्माकं कार्यस्य उल्लसरूपा सकल विद्या विशारदाः आचार्याः कुमार मिश्र महोदय अद्य अस्य कार्यक्रमस्य ये वरिष्ठाः संयोजकाः सन्ति, वरिष्ठाः विद्वांसः वेदान्तकेसरिणः महाविद्यालयस्य हितसाधने तत्पराः कल्पवटतुल्याः अस्माकं प्रिय भ्रातृवर्याः राजेश्वर द्विवेदी महोदयाः, उपस्थिताः पाणिनिकल्पाः विद्वांसः, नागार्जुनकल्पाः विदुष्यः, बङ्गसाहित्यधुरिणः विद्वांसः, अयमेव हर्षप्रकर्षस्य विषयः यथा अस्मत् भ्रातृणा अधीत व्याकरणादिशास्त्रेण सुधाकर मिश्र महोदयेन इतः पूर्वमेव एका कथा अस्माकं पुरस्तात् प्रस्थापिता। समस्या एव सर्वासाम् उत्पत्तीनां मूलभूतं। यत्र समस्या नास्ति तत्र समाधानस्य पन्था कदाचित् न मिलति। अतः समस्या भवेत्, समस्या अस्ति नाम समाधानं। स एव विद्वान् यस्तावत् समाधानं सम्यक्तया कर्तुं समर्थः। यस्तावत् समस्यायाः उपरि समस्यां प्रयच्छति तदा तु कृष्णस्य उत्तरं मिलति। अनुसन्धानं नाम समस्या। समस्या वर्तते, तासां समस्यानां समाधानं केन उपायेन वयं कर्तुं प्रभवामः तत्रैव अस्माकं मतिः भवति। अन्यथा यत्तु अस्माकं चौबे महोदय उक्तमेव यत् बहूनां तत्त्वानां गवेषणम् अपेक्षते, किन्तु इदानीन्तन समाजे यदा जनाः वदन्ति यत् संस्कृते किमपि नास्ति, भवन्तः ये तावत् अत्र समागताः सर्वे जानन्ति यत् संस्कृते किमपि नास्ति, अन्यत्र कुत्रापि अस्माकं मार्गः नास्ति, एतदर्थम् अहं संस्कृतं पठामि। कदाचित् किमपि पर्याप्तम् उत्तरं समाजे यदि कश्चन पृच्छेत् यत् भारत सर्वकारेण अनेनैव प्रकारेण अर्थव्ययः क्रियते, तत्र भवतां कः सहयोगः, तदा तु अस्माकं केषामपि सति उत्तरं नास्ति। एतदर्थं श्रीनिवास वार्करी महोदयेन ऐसमः गवेषणाधारा संपूर्णतया परिवर्तिता। 15 दिवसात् पूर्वमेव एका सभा जाता, तत्र तु 100 छात्राः आगत्य स्वकीयं शोधविषयान् उपस्थापितवन्तः। तत्र तु सर्वे महोदयाः सन्ति, अस्माभिः सह वार्तालापो जातः। ते झटित्येव एकमेव पृच्छन्ति, व्हाट इज योर सोशियो इम्पैक्ट, आप क्या करने चाह रहे हैं, इसमें समाज को क्या मिलेगा। आपके लिए भारत सरकार ने इतना पैसा खर्चा किया, इसका आउटपुट दिखाइए। यह तो शो द रिजल्ट, बिकॉज वी आर द इन्वेस्टिंग अथॉरिटी। ये नहीं खाली वारकरी सर को कोई नहीं पूछेगा, और वारकरी सर हमको नहीं पूछेंगे, वारकरी सर को पूछने वाले भी हैं। जैसे भाई बता रहे थे, मेरा जो समस्या है भाई, मुझे बड़ा लोग का और बड़ा समस्या है,
न केवलं मम समस्या, मम उपरि अपि समस्या। एतदर्थे मम संस्कृतगवेषणाधारा भिन्नतया इदानीं प्रचलति। अस्माकं गौरवस्य विषये विगतदिवसे मया उक्तं यत् सर I am the best fan of your brain। यतोहि एतेषाम् आचार्याणां मस्तिष्के यानि तत्त्वानि सन्ति तानि तत्त्वानि संस्कृतसाहित्यम् आधुनिकविज्ञानम् अनयोः सम्मेलनार्थं कश्चन महोदधिः वर्तते। वार्केडी महोदयैः तत्तु एतदर्थम् अस्माकं महाविद्यालये इदानीम् अनुसन्धानकेन्द्रं प्रचलति। इदमेव जन्मनः कारणम्। अस्माकं प्रयासः अस्ति, बहुधा प्रयासं कुर्मः, महान् प्रयासः क्रियते। आचार्याणामपि प्रयासः भगीरथतुल्यः इति। अत्र यदा भवन्तः बहिर्गमिष्यन्ति आधुनिकविज्ञाने यानि तत्त्वानि सन्ति कथं तावत् अस्माकं संस्कृतसाहित्ये सन्ति सर्वमेव इतस्ततः यत्र कुत्रापि गच्छन्ति। सीताराम आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य अयमेव विशेषः यत् यत्र कुत्रापि पश्यन्तु तत्र विज्ञानस्य काचित् धारा प्रचलति। या धारा तु अन्यत्र न चलति। कदाचित् विघ्नम् आगच्छति तां धारां प्रतिरोद्धुं, तथापि विघ्नं सदा सर्वदा मङ्गलाय भवति। यावत् कालपर्यन्तम् अस्माकं चिन्तनमेव संयुक्तात्मकं स्यात् तत् फलमपि संयुक्तात्मकं, यदा तु वियोगात्मकं स्यात् फलमपि वियोगात्मकम्। अतएव मया तु पठितं यत् अस्माकं जीवविज्ञाने यानि तत्त्वानि सन्ति तेषां तत्त्वानाम् इदानीं यावत् किमपि गवेषणं न जातं। अस्माकं ये वैदिकाः विद्वांसः सन्ति ते वदन्ति वैदिक मीथ्, तत्तु कल्पनं कदापि सम्भवः न भवति। किन्तु कपिलनाथ द्विवेदी महोदयेन पदार्थविज्ञानम् अधिकृत्य 50 विषयाः तत्तु गवेषणम् अपेक्षते। रसायनविज्ञानम् अधिकृत्य 77 विषयाः तत्र भवन्तः जानन्ति। संस्कृते एव अस्ति कथं तावत् सुवर्णस्य निर्माणं क्रियते। अस्माकं बहुदूरे नास्ति। जादवपुर विश्वविद्यालये अध्यापकाः ये तावत् केमिस्ट्रि विषयक अध्यापकाः ते तु इदानीमेव प्रयत्नं कुर्वन्ति। They have already done 80%. अस्माभिः आसव, सोम, शूरा, भस्म इत्यादीनां चिन्तनं क्रियते। केवलं वयं तावत् पठामः, प्रातोत्थाय भस्म व्यवस्थापयामः, भस्मनः किं तावत् कार्यम्। तायै चौबे महोदय संविधानं किमर्थं सिन्दूरम् अत्र नीयते, किमर्थं त्रिपुण्डधारणं क्रियते, किमर्थम् अस्माभिः शिखाबन्धनं कृतं। संस्कृतस्य शास्त्रेषु इमे विषयाः निहिताः सन्ति यत्र जीवनस्य जीवनं वर्तते। पश्यन्तु संस्कृतस्य ये विद्वांसः ये तावत् ऋषयः ते किं कृतवन्तः, पंचमहाभूतैः निर्मितस्य शरीरस्य कृते किमपि न कृतं, बहु चिन्तनं न कृतं। तथापि यत् चिन्तनं कृतं तेषु स्थलेषु गवेषणम् अपेक्षते। अस्माकं सृष्टिप्रक्रिया इवाल्युएशन थ्योरी पश्यन्तु तत्र स्पष्टतया लिखितमस्ति 2016 मध्ये। एवं FUC NUC अनेनैव प्रकारेण गवेषणं तत्र अमेरिका मध्ये कृतं यत्र तु जलात् एव सम्पूर्ण जगतः मनुस्मृतौ लिखितमस्ति आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनः। नारायण शब्दस्य अर्थः तत्र नारापदेन आपः जलं, तस्मात् एव जातं सम्पूर्णं जगत्। तत्रापि स लिखति थियरी मध्ये यत् आदौ किमपि नास्ति जलं, तत्रैव ऑक्सीजन निर्मातुम् एकं वैरस् समागतम्। तस्मात् एव क्रमशः क्रमवर्धमान सन् तावत् जीवोत्पत्ति। केवलं करोताडनं कुर्मः अमेरिका देशे एवं जातम् अस्माकम्। इदानीं वयः समागतः। कलकत्ता नगरी भवति समृद्धा नगरी,
अत्र जनाः कस्यापि वचने विश्वासं न कुर्वन्ति। व्हाट इज योर आउटपुट, प्लीज शो मी। तत्र यदा अनुसन्धानकेन्द्रं चलति अस्माकम् अनुसन्धानमपि तथैव भवति। तदर्थं भवतां सौभाग्यम्, अहं तु अत्यन्त आनन्दितः। यस्मिन् दिवसे एव गवेषणाकेन्द्रस्य समागतं पत्रं तत्परस्मिन् दिवसे द्विवेदी महोदय वदन्ति भवतां साहित्ये पूर्णं जातम्। तत्परस्मिन् दिवसे ते वदन्ति तु व्याकरणे जातं। ते वदन्ति मम उपरि तावत् 7 संख्यकाः छात्राः समागताः पुनश्च अपेक्षन्ते। दूरभाषेण प्रायशः छात्रत्वम् इदानीं स्पन्दन्ति। तत् कथमपि भवन्तः स्वीकुर्वन्तु। अतीव छात्राणाम् आग्रहो वर्तते, किन्तु केवलमेव प्रमाणपत्रसार गवेषणम् अस्माकं गवेषणं किमपि तथ्यं तिष्ठति। आदौ समस्या भवतु, समस्यायाः सम्यक्तया अनुसन्धानं, तदनन्तरं तत्र प्रत्यभिज्ञानपूर्वकमेव गवेषणं भवति। अतः छात्राः वयं तावत् सर्वे आनन्दिताः। ठाकुर महोदयेन अस्माकं यते गुरवः कदाचित् उक्तवन्तः तत्र विश्वविद्यालयः भविष्यति। अद्य तु विश्वविद्यालये यदि नाम नास्ति तथापि विश्वविद्यालयस्य कार्याणि अत्रैव भवन्ति। तथा अस्माकं महामहिमशालिभिः एव उक्तं द 24 texts are we have composed at e-text। प्रायः अन्यत्र दुर्लभम्। अत्र ये भवतां मार्गदर्शकाः सन्ति ते तु सर्वे एव। अत्र कर्णस्य चर्चा न क्रियते, दुर्योधनस्य चर्चा न क्रियते, अर्जुनस्य चर्चा न क्रियते। ततोपि यदि शक्तिधारिणः तेषाम् एतेषां परिचालकः एकः भगवान् स्वयं कृष्णः एव। आचार्याणां मार्गदर्शनेन कार्यं चलति। यत्र कुत्रापि नवीनता भवतां सर्वेषां स्वागतम्। स्वागतम्। तेषां प्रसादात् सकलेषु जातः अनुसन्धानशास्त्रस्य महान् विकासः येषां सोमेषानां पूजनाय अक्षरपुष्पमाला यथार्थ अक्षरपुष्पमाला। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद आचार्य। एक बार काशी में चर्चा चली, अनुसंधान के विषय में बता दें। सामान्य पंडित राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी थे जो राजपुरोहित काशी नरेश के हुआ करते थे। वेदांत का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस प्रश्न में पंडित देवस्वरूप मिश्र जी महान वेदांती, तो राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ के यहाँ पूछा गया कि जिज्ञासा तो सभी के अंदर होती है। फिर बादरायण वेद व्यास इसी शब्द को लिख दिए, प्रभु की जिज्ञासा करो। खाने की जिज्ञासा, पीने की, सब में जिज्ञासा है, फिर लिखने क्या जरूरत। पंडित राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने उत्तर दिया था उत्कट जिज्ञासा से तात्पर्य ब्रह्म सामान्य जिज्ञासा का विषय नहीं। यदि उत्कट जिज्ञासा होगी तब उसकी प्राप्ति होगी। सामान्य जिज्ञासा से केवल शारीरिक पूर्ति हो सकती है, खाने पीने की समस्या की पूर्ति हो सकती है। और अनुसंधान उसी प्रकार व्यक्ति हमेशा कर रहा है, प्रति मिनट अनुसंधान। बस में उठा, सीट बैठने के लिए अनुसंधान, कहाँ पाऊं कहाँ बैठ जाऊं। मार्केट में निकला, सब्जी खोजने के लिए अनुसंधान, प्रति मुहूर्त अनुसंधान। परंतु एक सिस्टम में अनुसंधान करने का तात्पर्य, जैसा चौबे जी ने बताया, कि समाज को कुछ हम लोग दे पाए, इस प्रकार का उद्देश्य सामने रखकर हम लोग आगे बढ़ें और समस्याओं से कुछ निकल करके सोचें। इसलिए यह कार्यक्रम है। वर्तमान में हम लोग जिसको सुनने के लिए खूब इच्छित हैं, जिनका कि अनेक विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को लेकर के, न्यू शिक्षा नीति को लेकर के, दर्शन को लेकर के, हर विषयों पर प्रायः लेक्चर होते रहता है। ऐसे हम लोगों के सम्माननीय आचार्य डॉक्टर सोमेश कुमार मिश्र जी, प्राचार्य जी, हम अनुरोध करते हैं कुछ हम लोगों के लिए तथा अनुसंधार्थी छात्रों के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश करने का कृपा करें डॉक्टर मिश्र।
वंदे गुरु परंपराम। ठाकुर श्री सीताराम दास सोमकारनाथ देव के चरण कमल में और प्रोफेसर रामानुजन मुखर्जी के चरण कमल में अपने श्रद्धा सुमन को समर्पित करने के उपरांत मैं आज के दिए हुए दायित्व को निभाने की चेष्टा कर रहा हूं। वैसे आज का सभा इतना सफल रहा है, जिसमें नए शोधकर्ताओं को और जो शोध कराएंगे उनको भी इतना अच्छा एनालिसिस, इतना अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि मेरा कुछ भी बोलना एक औपचारिकता भर है, मगर मजबूरी ये है कि ये औपचारिकता मुझे पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आज यूनिवर्सिटी सिस्टम और आचार्य लोगों का जो जगत है उसके आचार्य शिरोमणि मैं जिनको कहता हूं, आचार्य श्रेष्ठ प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी को प्रणाम करता हूं और मेरे तमाम सहकर्मी फैकल्टीज जो टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आज कॉलेज को इस हद तक पहुंचाए। आज मैं उन छात्रों को मैं आशीर्वाद भी देना चाहूंगा और अपनी शुभकामनाओं के साथ चंद शब्द भी कहना चाहूंगा। देखिए, आपका पदार्पण अब एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जिस दुनिया में आपको अपने सीखे हुए शास्त्रों का कि सिर्फ शब्दों को खंगालना नहीं है, उन शब्दों को पीना है, उसका रस लेना है और उस पान करने के उपरांत जो अनुभव, जो ज्ञान प्रकट हो, उसके सहयोग से आगे की पीढ़ी के लिए आपको यथासंभव, यथाशक्ति अपना कंट्रीब्यूशन देना है। इसको एक उदाहरण से मैं समझाऊं तो शायद ये सहज हो जाएगा आपके लिए समझना। आज इस सभा की शुरुआत करने में हमने आह्वान किया प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी को। कारण जानते हैं? कारण ये है कि ये वो आचार्य हैं जिन्होंने सिर्फ शब्दों से कुल्ला नहीं किया है। जैसे आप कल्पना करें, एक शराब पीने वाला आदमी जो शराब पीता है और दूसरा व्यक्ति जो शराब से कुल्ला करता है। आप अगर उसके पास जाएंगे तो लगेगा कि दोनों पिए हैं, मगर ऐसा नहीं है। एक के अंदर शराब उतरता है जो उसके दिलो दिमाग पे असर करता है, और दूसरा सिर्फ ये भ्रम पैदा करता है कि कुछ उसके अंदर गया है। तो टीचरों की दुनिया भी कुछ इस तरह की है। शास्त्र को पान करना और उससे जो ज्ञान प्रकट होता है
उसका तासीर ही अलग होता है। इसीलिए मैंने प्रोफेसर चौबे जी का आह्वान करके आपको ये दिखाने की कोशिश की कि रिसर्च में आपको चाहिए क्या। अभी बात हो रही थी श्रद्धा की कि भाई आप रिसर्च कैसे करेंगे, उसमें श्रद्धा देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अब देखिए, समस्या मेरी तब हो जाती है जब मुझे ये पता चलता है कि श्रद्धा भी कई प्रकार के हैं। सात्विक श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा है, राजसिक श्रद्धा है। बुरहान वानी ने अपनी पूरी श्रद्धा लगा करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा, मगर किस लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जान लिया जा सके। कोई डॉक्टर बनता है किस लिए? ज्यादा से ज्यादा, ये उदाहरण है, मैं उनका नाम अभी लेना उचित नहीं है, ये सब डिबेटेबल नाम सब हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे तमाम लिस्ट हैं। तो अब आप बताइए, एक ही गुरु से, चाहे आप कोई भी युग ले लीजिए, ज्ञान रावण के पास भी था, ज्ञान राम के पास भी था। ज्ञान का एप्लीकेशन रावण भी जानता था, ज्ञान का एप्लीकेशन राम भी जानते थे। एक ही गुरु द्रोण से धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पढ़ाई की और दुर्योधन ने भी पढ़ाई की। फिर ये फर्क क्यों पड़ा? वही, उस श्रद्धा का आपका टाइपोलॉजी क्या है? वो राजसिक श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा है। जैसा श्रद्धा है वैसा वो आपको बना देगा। ज्ञानी हो सकते हैं आप। अब यहां ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप जब इस विद्या परिधि के कोर्स और इसके जो सिस्टम के जब पार जाते हैं, तब आपको नामित किया जाता है डॉक्टर फला फला। डॉक्टर क्यों? क्योंकि आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप शास्त्र चिकित्सा कर सकिए। शास्त्र के सहयोग से आप मनुष्य की चिकित्सा कर सकें। आपके आचार्य लोग आपको बताएंगे कि क्या लौकिक और कौन तीन तरह का जो व्याधि होता है शरीर में। इनका उपचार आप करेंगे कैसे? किस डॉक्टर के पास जाएंगे? एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसने ये कहा कि जितने भी क्राइसिस उपलब्ध हैं संसार में, इकोनॉमी में क्राइसिस हो, पॉलिटिक्स में क्राइसिस हो, रिलीजन में क्राइसिस हो, ये सब क्राइसिस इसलिए है कि क्राइसिस स्पिरिचुअलिटी में है, आध्यात्मिकता में। अगर आपका आध्यात्मिक चेतना क्राइसिस से जूझ रहा है तो आप हर तरह की बीमारी को जन्म दे सकते हैं। अब उसका उपचार कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। एक सामान्य बात जो मुझे आप लोग ये आचार्य लोगों से सीखने को मिलता है कि अब मन, आज आप देखेंगे पोस्ट कोरोना के बारे में भी आपने निश्चय सुना है कि ये एक लेबोरेटरी में बनाया गया था। अब आप कल्पना कीजिए उस शख्स का जिसने कोरोना वायरस को बनाया, उद्देश्य क्या रहा होगा? बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स लगे होंगे, बहुत ही एक्सपर्ट रिसर्च साइंटिस्ट लगे होंगे, बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। उद्देश्य विनाश। तो ऐसे शोध का जो जन उपयोगी न हो, लोक उपयोगी न हो, जो प्रोफेसर चौबे जी ने कहा और भी प्रोफेसर सुधाकर मिश्र जी ने भी कहा, मैं कभी
चूकता नहीं हूं उस सब समय को जब मैं इनको प्रोफेसर सुधाकर मिश्र कहूं, क्योंकि जब बड़े बड़े आचार्यों ने इनको प्रोफेसर बना दिया तो इतना तो हक हमारा बनता है कि हम भी उसमें भागीदारी करें। तो यही है, रिसर्च विनाश भी कर सकता है। आप देखेंगे बुद्धिज्म की ही बहुत सारी धाराएं हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिन धाराओं में अगर आप जाएंगे तो सिवाय विनाश के कोई बात नहीं होती है। पूरी बात को उलट पुलट करके रख देते हैं वो। तो ज्ञान मार्ग है तो बड़ा अच्छा, मगर ये कहां तक ले जा सकता है, इसका भी एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो शोध जो आप करें, जब आप डॉक्टर कहलाएं, जब आप शास्त्र चिकित्सा करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आज के मॉडर्न युग में इवन विज्ञान के लोगों ने ये स्वीकार किया है कि डिपार्टमेंट जब बने तो डिपार्टमेंट रिसर्च तो रहे, लेकिन उसका उपयोगिता का भी बात हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। जो रिसर्च डेवलपमेंट से जुड़ा नहीं है उस रिसर्च का कोई अर्थ नहीं। आप लोगों ने आचार्यों को सुना और अभी तो क्लासेस होंगे, उसके दरमियान हम सबसे मुलाकातें होंगी, बाकी बातें क्लासरूम में होंगी। आज के लिए मैं यही विराम देता हूं। बहुत ही प्रेरक प्रबोधन आचार्य जी का कि संतों ने भी रिसर्च किया, राक्षसों ने भी किया, दोनों भगवान को पाने के लिए। हिरण्याकश्यप अपने पुत्र पर ही रिसर्च करता रहा। पुत्र कहता था भगवान है, वो कहता था नहीं। अंत में रिसर्च करके खोज किया। रावण जो है भगवान राम को राम नहीं मानता था, रिसर्च करता रहा आजीवन। ये भी एक परिपाटी थी। संतों ने भी एक परिपाटी किया। तो हम लोग संतों वाली परिपाटी से ही रिसर्च करें। ये आचार्य जी का जैसे कि असुर प्रवृत्ति में ना जाए। ये कार्यक्रम अपने संपूर्णता के साथ अब धन्यवाद ज्ञापन, जो कि एक औपचारिक पक्ष होता है, इसका दायित्व धर्मशास्त्र के विभाग अध्यक्ष जी को दिया गया, डॉक्टर सुरेश रंजन गोपाल जी संपादित करें। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। सर्वसंकेते बंगभाषास्थित्य मम वक्तव्यं प्रस्थापयामि। प्रथमतः सीताराम दास ओंकारनाथ देवेर चरण तले तथा এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর রমানঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের শ্রীচরণে সশ্রদ্ধ ভক্তিপূর্ণ বিনম্র প্রণতি জানিয়ে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করছি। মঞ্চে আমাদের সবার প্রিয়, পরম সম্মানীয়, যাকে কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, সব বিশেষণের ঊর্ধ্বে যিনি আমাদের সকলের অভিভাবক এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্য শাস্ত্রের নিষ্ণাতা প্রফেসর সোমেশ কুমার মিশ্র মহাভাগা, আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাভাগা, এবং অনলাইনের মাধ্যমে উপস্থিত আমাদের কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, পালি শাস্ত্র নিষ্ণাত, বৌদ্ধ বৌদ্ধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞা ডক্টর প্রফেসর চৌবেজি মহাভাগা, এবং মঞ্চে সাহিত্য শাস্ত্র নিষ্ণাতা এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা ডক্টর শশীভূষণ মিশ্র,
ডক্টর ষড়ঙ্গী ষড়ঙ্গী বুদ্ধেশ্বর ষড়ঙ্গীজি কেন দুজনই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, ইয়ে হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, আর দ্বিতীয় হচ্ছেন শশীভূষণ মিশ্র মহাভাগ, যিনিও বহু গ্রন্থের লেখক। এবং শুধু এর আগে শশীভূষণের অনেক বিশেষণ দেওয়া হয়েছিল, আমি তার সঙ্গে আরেকটা বিশেষণ যোগ করছি, ইনি কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক হয়েও অ্যাকাউন্টের যে এত অভিজ্ঞ আমার ধারণা ছিল না। আমরা জানলাম যে বাবারে বাবা কি নিখুঁত তার হিসাব, নিখুঁত দিয়ে তার এটাকে আমি দমন করছি সবসময়, মানে কি প্রজ্ঞা, কি কল্পনা করা যায় না। এরপরে মঞ্চে দ্বিবেদী বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক তথা এই মানে ওই সত্রের সঞ্চালক সুধাকর মিশ্রজি, তারপরে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপিকা গৌরীজি এবং সংগণকের অধ্যাপিকা জয়শ্রী ভট্টাচার্য, এবং বাইরে থেকে যারা এসছেন অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় বা সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় থেকে অনুসন্ধানরত ছাত্র। আমি এতক্ষণ এই সারস্বত যজ্ঞেতে ব্রতী ছিলাম। এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান, মানে শুনে আমার শরীর মন সব কেমন একটা হয়ে গেল, মনে হচ্ছে আমরা যেন অন্য জগতে বিচরণ করছি আর কি। এর সম্পূর্ণ যে যদি আমরা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থা অর্থাৎ এখন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে, তার মান্যতা যদি না পেতাম আর আমাদের সাথ এর যদি পরিচালনা না হতো, তাহলে আমরা এইরকম একটা অনুষ্ঠান আমরা করতে পারতাম না। এর সকল কৃতিত্ব কিন্তু আমাদের প্রফেসর অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর সোমেশ মিশ্র মহাশয়। উনার যে চিন্তন মনন, উনাকে স্যার বসিয়েছিলেন। একটা কথা আছে না, জহুরি জহর ছিলেন। স্যারের মতো লোক, ঠিক লোককে ঠিক জায়গায় বসিয়েছেন, যার ফলে আজ কলেজের শ্রীবৃদ্ধি মানে শুধু কেবল আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের নয়, গোটা ভারতবর্ষেই উনার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। কেন? উনার শুধু প্রশাসকের নয়, উনার প্রজ্ঞা, উনার যে কর্ম করার কুশলতা, মানে কল্পনা করা যায় না। এই জন্য বলা হচ্ছে না, একটা আমাদের একটা গান আছে যে নীড় ছোট ক্ষতি নেই, হৃদয় আকাশ তো বড়। উনার যে আকাশ, উনার যে হৃদয়, উনার যে বিশাল ব্যাপার, যার ফলে আমরা সবাই আনন্দিত এবং গর্বিত। শুধু আমরাও আনন্দিত বলতে না, আমাদের কলেজের শ্রীবৃদ্ধি ধীরে 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 বর্ধিত হচ্ছে। অর্থাৎ এই যে এত বড় অনুষ্ঠান, আমি কাকে ধন্যবাদ দেব? উনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করে লাভ নেই। উনার জন্য আমরা সবসময় ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব যাতে উনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন। শুধু উনি দীর্ঘজীবন লাভ করলে হবে না, উনার পরিবার অর্থাৎ ভাবিজিও। কেন আমাদের শাস্ত্রে আছে নগৃহম গৃহ মিত্যাহু গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে তয়াই সহিতম সর্বান পুরুষার্থম সংস্কৃতি। অর্থাৎ গৃহিণী যদি ভালো থাকেন তাহলে আমাদের স্যারও ভালো থাকবেন। তাই স্যারের পরিবারকে আমরা সবসময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা নেই, স্যারের পরিবার যেন সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ করুন এবং আরো যশ খ্যাতি যেন আরো সমৃদ্ধি পায়। এর আগে আমাদের সুন্দর একটা মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন আমাদের কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর চৌবেজি মহাভাগ। চৌবেজির কথাগুলো খুব সুন্দর কথা, এবং যে এই যে অনুসন্ধান কেন্দ্র, একটা ইয়েতে আমি পেলাম অনুসন্ধান মানে রিসার্চ 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 মানে রি মানে অনু, আর সৎ সৎ মানে হচ্ছে সন্ধান, দুটোকে মিললে হয় অনুসন্ধান। এর আগে আমরা অনেকগুলো কথা শুনেছি যে রিসার্চের কি দরকার হয়, কি প্রয়োজন হয়, না করলে ক্ষতি কি। আবার উনি যেগুলো যে ভাষণ রেখেছিলেন, ভাষণে এত সুন্দর যে ছাত্র আর অধ্যাপকের যদি নিবিড় সম্পর্ক না হয় তাহলে হবে না। এই যে বলা হয় না, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, শ্রদ্ধা না থাকলে কোনো কাজ হয় না। সেই জন্য বলা হচ্ছে ছাত্রানাং অধ্যয়ন তপ। যে কোনো জিনিস কাজ করতে গেলে যদি সেই তপ মনোবৃত্তি যদি না হয়, কিচ্ছু হয় না। কেননা যে কোনো কাজ করতে গেলে এর আগে আমাদের বলা হচ্ছে যে সমস্যা তো আসবেই, কেন শ্রেয়াংশী বহু বিজ্ঞানী। যখন আপনি কোনো ভালো কাজ করতে যাবেন তখন দেখবেন প্রচুর বাধা আসবে, কিন্তু তার ভেতরেও আনন্দ, বাধার ভেতরেই আনন্দ পাওয়া যায়। এবং সেটা চৌবেজি তার ভাষণে সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন যে যদি ছাত্র শিক্ষকের পাশাপাশি থাকে, নিবিড় অন্তেবাসী হয়ে বা কাছে বসে যদি শেখে কখন, এবং স্যারকে যদি সুস্থ রাখে ছাত্র, স্যার তাহলে নতুন নতুন তথ্য উনাকে দিতে পারবেন এবং ছাত্রের যে জিজ্ঞাসা সেগুলোও স্যার পূরণ করতে পারবেন, যার ফলে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক যাতে মধুর হয়। আর তার সঙ্গে কি না, ভাষা, অর্থাৎ আমরা যখন সংস্কৃত ভাষায় লিখতে যাচ্ছি
সেই ভাষা সংযোজন দক্ষতা যেন হতে হয়, অর্থাৎ শব্দরূপ ধাতুরূপ ইত্যাদি শব্দে যেন একটু পটু হওয়া যায়। আর কি বলেছেন না, ওই অনুসন্ধান করতে গেলে লিপির উপরে জোর দিতে হবে, যেমন ব্রাহ্মলিপি, খরস্ট লিপি, তারপরে আবার চকমা লিপি, এইগুলো। আর একটা শব্দের উচ্চারণ, শব্দ যাতে সুন্দরভাবে উচ্চারণ করা যায়, তার জন্য দরকার হয় ভাষা, অর্থাৎ একটু ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা দরকার। ব্যাকরণ জ্ঞান না থাকলে আমরা এগুলো জানবো কি করে, শুদ্ধভাবে লিখতে করবো কি করে? কারণ এক শব্দ সুপ্রযুক্ত সমজ্ঞাত স্বর্গে লোকে চ কামদেব ভবতি। একটা শব্দ তুমি ঠিক করে লিখো, সেটাই কত আনন্দ। রামহা গচ্ছতি বলতে হবে, কিন্তু রামা গচ্ছতি হয়। আবার কোথাও আবার কিরকম ভাষা দেখুন, নর গচ্ছতি, কেউ কিছু বলছে নর গচ্ছতি ভুল না ঠিক, কেউ বলছে নর গচ্ছতি ভুল, এটা হবে নরা গচ্ছতি, হবে না নর গচ্ছন্তি। কেউ বলছে নর গচ্ছন্তি, আবার কেউ বলছে নর গচ্ছতি। তাহলে নর গচ্ছন্তি আর নর গচ্ছতি উভয়ের মধ্যে কো ভেদ বলছে, কেন? এটা তো ভুল বললো, নর এক বচন, তাহলে ক্রিয়াটাও তো এক বচন হবে, অর্থাৎ নর গচ্ছতি হবে, গচ্ছন্তি হবে না। তখন বলছে এইটাই দরকার অনুসন্ধান। এইখানে এসে গেল যে না, নৃ শব্দ একটা আছে, না নরু নরা, তাহলে নর গচ্ছন্তি, নর গচ্ছতিও হবে, আবার নর গচ্ছতি। এই হচ্ছে অনুসন্ধান, এই হচ্ছে গবেষণা, এই হবে প্রতিটি জানতে হবে। আর কি তিনি বললেন না, এই বাস্তবের সঙ্গে আমরা একটা বললাম, সমাজটাকে নিল কিনা, সমাজের কাছে আমাদের একটু দায়বদ্ধতা আছে। এই যে এর আগে অনেক কিছু আলোচনা হলো, চন্দন করবো কেন, তিলক রাখবো কেন, এই যে জিনিসগুলো, এর গভীরতা কি? এবং আমাদের সবসময় বলেন যে যেটা আপনি করবেন তার বিজ্ঞান আছে কিনা, এবং সেই বিজ্ঞান যদি আপনারা দেখাতে পারেন তাহলে প্রশ্ন থাকবে। এর আগে আমাদের সরঙ্গীজি বললেন না যে শুধু বলে দিলে হবে না, তাকে জানতে হবে এবং সমাজের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য কিনা দেখতে হবে, শুধু মুখে বললে হবে না। তারপরে এই যে এতগুলো সব আলোচনা দ্বারা আমরা কত সমৃদ্ধ হলাম, শুধু আমরা সমৃদ্ধ হয়নি, আমাদের কলেজের সমৃদ্ধ বাড়লো এবং বিভিন্ন জিনিস আমরা জানলাম। আরো এক কথা কি না, আমাদের কলেজের যারা স্যার আছেন সব এর আগে শুনলেন যে আমাদের সব স্যার সব কৃতবিদ্য এবং বিভিন্ন প্রচুর বই লেখা, কে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, এদের সান্নিধ্যে যদি যারা পাবে, যে তোমরা যদি পাও, তাহলে তোমাদের আরো জ্ঞানের পরিধিটা আরো বাড়তে পারবে, আরো বৃদ্ধি হবে, শ্রীবৃদ্ধি হবে। তার জন্যই হচ্ছে এই অনুসন্ধান কেন্দ্র। আর এই অনুসন্ধান কেন্দ্র অনেক আদর্শ বিদ্যালয় আছে, কিন্তু এই স্যারের তত্ত্বাবধানে আজ আমাদের এই কলেজে অনুসন্ধান বিদ্যালয় হলো, যার ফলে সকল কৃতিত্ব হচ্ছে আমাদের স্যার, আমাদের হচ্ছে প্রফেসর অধ্যক্ষ মশাই সোমেশ কুমার মিশ্র এবং সংগরক দ্বিবেদী। অতএব সবার মিলিত না হলে কোনো কাজ চলে না। যে কোনো কাজ করতে হলে সকলেই আসতে হবে, সকলের কাজ নিয়ে আমাদের এগোতে হবে, দিলে গিয়ে আমাদের কার্য সিদ্ধ হবে, তাহলে কোনোদিন সিদ্ধ হয় না। তারপরে সৃষ্টির কথা বললেন, আমাদের মনুসংহিতার প্রথমে বলা আছে যে গোটা আগে ছিল গোটা জল, অন্ধকার, আগে অন্ধকার, তারপরে জলে ডিম্ব ছাড়লেন, ডিম্ব হতে সেই ডিম্বতে ব্রহ্মা কি করলেন না, দ্বিভাগ করে দিলেন, এক হচ্ছে পুরুষ আর একটা হচ্ছে স্ত্রী, এই করে সৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। এই জন্য সবসময় বলছে, আমরা বলি না যে এই যে বলা হয় যে অজ্ঞানতি মিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চক্ষুর মিলিরঞ্জন, এই যে অন্ধকার থেকে যিনি আমাদের আলোর পথে নিয়ে যাবেন। এবার এইটাকে আমরা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। অন্ধকার কিরকম, যদি আমি ব্যাকরণ না জানি তাহলে ব্যাকরণ অন্ধকার, যিনি গুরু আমাদের শুনিয়ে দেন, যেমন নরক গচ্ছন্তি কি নরক গচ্ছতি হবে। কিংবা যদি আধ্যাত্মিক মার্গের যে সেই পরমাত্মা কিরকম, সেটা আধ্যাত্মিক লাইনে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা সেখান থেকে আমরা জানবো। যার ফলে এই জন্য সমাজে গুরু বিভিন্ন প্রকার গুরু। আবার সেই গুরুকে আমরা দুভাবে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে পড়া, বিজন্য বলা হচ্ছে বিদ্যা হচ্ছে দ্বিবিধা, এক হচ্ছে পড়া আর হচ্ছে অপরা। অপরা মানে আমাদের এইগুলো, এই সব হচ্ছে অপরা। এই অপরার চেয়ে পড়া হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। তাহলে আমরা কি অপরা না করে পড়ার দিকে যাব? তখন আমাদের ইয়েতে বলছে, মীমাংসাস্ত্রে বলছে, দেখো যখন তুমি 4 তলায় উঠবে, 4 তলায় উঠতে গেলে আগে সিঁড়ি বাইতে হবে, তো 1 তলা 2 তলা 3 তলা এই করে তারপরে তুমি 4 তলায় যাবে। অতএব এই জন্য আগে কর্ম করতে হবে, কর্ম ছাড়া গতি নেই। সুখস্য দুঃখস্য নকোপি দাতা পর দদাদিতি কুবুদ্ধি রেশা অহং করমিতি বৃথাভিমান সকর্ম সূত্রের গঠিত এই লোক। অতএব কর্মই হচ্ছে আসল, এবং সে কর্ম কি না, বেদবিহিত কর্ম, অর্থাৎ সুকর্ম, যে কর্ম করলে আমার ভবিষ্য সিদ্ধি হবে। এমনি কর্ম তো বহু কর্ম আছে,
সুকর্ম আছে, নিন্দ কর্ম আছে, কিন্তু যে কর্ম করলে আমরা আমাদের আসল জায়গা, তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুসন্ধান করব, নতুন নতুন তথ্য উপস্থাপন করব এবং এটা সমাজের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য, এই যে চিন্তন মনন, এইটাই হচ্ছে আসল জিনিস। এবং এটার দ্বারা যদি তোমরা সুন্দরভাবে আমাদের স্যারের সহযোগিতায় তোমরা যদি করতে পারো, তাহলে তোমাদের আশা করি তোমাদের যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এবং উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানিয়ে, যদিও ধন্যবাদ এর আগে কতবার ধন্যবাদ হয়ে গেছে, তথাপি শেষে সবার একটা নিয়ে আছে না, ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত, যার ফলে সেই জন্য ধর্মশাস্ত্রের উপর দায়িত্ব পড়লো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। তাই সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এবার মানে বিরাম করছি। পরিশেষে সকলের উদ্দেশ্যে শান্তি মন্ত্র পাঠ করছি। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ হবে। সকলের সুন্দর থাকুন, শান্তিতে থাকুন, সকলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক।